हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज एंड मोटिवेशन चैनल के एक और क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की का क्या मतलब होता है कि हमारे आसपास जितने भी सजीव हैं उन्हें क्रम अनुसार बांटना, यानी कि क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू देयर सीरीज। ठीक है दोस्तों, इससे आगे सबसे पहले टेक्सोनोमी का आधार कार्लस लिनायस, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1817 में लिखा था। उस समय बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, जैसे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और भी फंगस, मोल्ड्स, ये सब का आविष्कार नहीं हुआ था। इन्होंने सिर्फ दो ही टेक्सोन दिया, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स था। उसके बाद बहुत सारा चीज़ खोज हुआ, बहुत सारे आविष्कार हुए ईयर बाय ईयर। तो हुआ क्या कि बहुत सारे साइंटिस्ट बाद में आए और उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ दो आधार पर बांटा हुआ नहीं है, बल्कि कई आधार पर बांटा हुआ है। तो साइंटिस्ट ने उन्हें मॉर्फोलॉजी यानी कि उन्हें आकृति रूप में बांटना शुरू किया, फिर बिहेवियर यानी कि व्यवहार, जेनेटिक यानी कि उनके वंशानुगत के अनुसार, और बायोकेमिकल ऑब्जर्वेशन, जो इसका मतलब होता है जैविक रसायन, जो कि हर सजीव के अंदर अपना उसका एक बायोलॉजिकल केमिकल चलता रहता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कार्लस लिनायस ने प्लांट्स और एनिमल्स का टेक्सोन दिया था, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके आगे तीन सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नेस्ट हैकल जी ने 1856 में दिया था। उन्होंने कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स तो हैं ही, साथ में प्रोटिस्टा भी है। प्रोटिस्टा क्या होता है दोस्तों? प्रोटिस्टा का मतलब बैक्टीरिया, क्योंकि उस समय बैक्टीरिया का खोज हो चुका था और उसे एक अलग टेक्सोन में रखने की आवश्यकता थी। तो ये बैक्टीरिया और ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी असल में इसका नाम साइनोबैक्टीरिया ही है, जो कि बैक्टीरिया के श्रेणी में ही आता है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों। कोपलैंड जी ने 1956 में 4 सिस्टम से सभी सजीवों को क्लासिफाई किया, जिसमें कि प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्टा और मोनेरा। प्रोटिस्टा हम जान चुके हैं फ्रेंड्स। अब ये मोनेरा क्या है? मोनेरा है प्रोटोजन्स, एल्गी, फंगी, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स का स्वरूप रूप होते हैं। इनमें से जैसे फंगी या एल्गी प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक कर सकते हैं, और प्रोटोजोन्स में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था R.H. व्हिटकर इन 1969। ये कौन थे? ये असल में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, यानी कि पर्यावरण वैज्ञानिक थे ये। इन्होंने कहा कि 4 नहीं बल्कि 5 प्रकार के टेक्सोनोमी होते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये सब क्या है, इसे हम लोग विस्तार में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर पे आता है मोनेरा। मोनेरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है। इसका क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है फॉल्स न्यूक्लियस, यानी कि इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, एक थ्रेड जैसा होता है, जो कि आभास दिलाता है कि ये एक न्यूक्लियस है, लेकिन ये असल में न्यूक्लियस होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये अपना खाना स्वयं ही बनाता है, जैसे पेड़ पौधे बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना, जैसे हम इंसान होते हैं, या तो पेड़ से लेते हैं या फिर जानवरों के मीट से हम लोग अपना भोजन तैयार करते हैं। अब आगे देखते हैं। दे हैव रिजिड सेल वॉल, यानी कि इनका जो सेल होता है उसके बाहर एक बाहरी परत होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आए ऐसा कि सेल वॉल है, मतलब वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? ऑटोमेटिक वो प्लांट्स की कैटेगरी में आ गया, ये एनिमल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। ये होता है यूनिसेल्यूलर, यानी कि इसका शरीर सिर्फ एक सेल से बना होता है, और ये डिकम्पोजर्स होते हैं। इसका अर्थ होता है कि ये कोई भी सड़े गले चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं, उसे पूरी तरह से गला के ख़त्म कर देते हैं। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमासाइट्स। एक्टिनोमासाइट्स बैक्टीरिया की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है दोस्तों? कि ये एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक का मतलब जलीय जीव, जो पानी में रहते हैं। ये यूनिसेलुलर, जैसे कि हमने तभी बताया था कि एक सेल से बने होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक, जिस तरह से यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक था, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है इसके सेल में न्यूक्लियस सही में पाया जाता है, ये फॉल्स न्यूक्लियस नहीं है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है,
इसका मतलब है कि ये जो अपना खाना तैयार करता है, ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयं से खाना तैयार करना, उसका प्रोसेस फोटोसिंथेटिक होता है, जैसे कि प्लांट्स तैयार करते हैं सनलाइट की मदद से। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है उससे ग्रहण करना, जिसका एग्जाम्पल यूग्लिना होता है। अब ये यूग्लिना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी अक्सर आता है, क्योंकि ये असल में एनिमल कैटेगरी का है जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ये है एक एनिमल, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। अगर ये एनिमल है तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी सेल में सेल वॉल है यानी कि ये प्लांट कैटेगरी में है, और ये प्लांट कैटेगरी में नहीं आता यूग्लिना। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, फंगस यानी कि फंगी। ये यूकैरियोटिक होता है, यानी कि इसका न्यूक्लियस असली होता है। हेट्रोट्रोपिक होता है, यानी कि खानों के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। और ये फिलामेंटस माइसीलियम होता है। फिलामेंटस माइसीलियम किसे बोलते हैं दोस्तों, कि इनके शरीर में चारों तरफ, जैसे कि अगर ये फंगस है तो चारों तरफ ये टेंटिकल्स जैसे निकले रहते हैं, इसी को कहते हैं फिलामेंटस माइसीलियम। ये टेंटिकल्स का काम क्या होता है दोस्तों, कि अपने होस्ट पे या फिर सॉइल को जकड़े रखता है ताकि ये ज़्यादा दिनों तक जीवित रह सके, ये उससे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है। अब इसका एग्जाम्पल मोल्ड्स, मशरूम्स और पफ बॉल्स होता है। मोल्ड्स को आपने अक्सर देखा होगा कि लकड़ी जब सड़ जाता है पानी के द्वारा तो फिर वहाँ पे मोल्ड्स बन जाता है, उस जगह पे फंगस निकल आता है और ये उसे गला देता है उस लकड़ी को पूरी तरह से। सेम टू सेम मशरूम्स होते हैं, लेकिन मशरूम्स का एक काम ये होता है कि ये उससे न्यूट्रिशन लेकर के खुद एक न्यूट्रिशन जीव बनाते हैं। इसे हम लोग सिम्बायोटिक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये पफ बॉल्स है। फंगस एक छोटा सा पेड़ टाइप का, मशरूम टाइप का ही हो जाता है, और जब इसका फल फटता है तो पफ बॉल्स बनाता है, जो कि असल में जहरीला होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो जहरीला नहीं भी होता है, लेकिन 90% है जो कि बेहद वेनमस होते हैं, यानी कि बेहद जहरीले होते हैं। 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया था कार्ल वूज द्वारा 1977 में। अब इन्होंने कहा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब तो हैं ही, साथ में आर्च बैक्टीरिया भी है। आर्च बैक्टीरिया दुनिया का सबसे प्राचीन जीव है, सबसे प्राचीन जीव, इससे प्राचीन और कुछ भी नहीं है। तो फिर नॉर्मल बैक्टीरिया, जिसे हम लोग यू बैक्टीरिया कहते हैं, और आर्च बैक्टीरिया में क्या फ़र्क है? फ़र्क उनके सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है, जैसे कि अगर ये सेल है तो इसका ये जो बाहरी अनावरण है, बाहरी अनावरण आर्च बैक्टीरिया का ग्लिसरॉल ईथर लिपिड से बना है, जबकि यू बैक्टीरिया का ग्लिसरॉल ईस्टर लिपिड से बना है। ये एक्सट्रीम गर्म माहौल में, जैसे कि ज्वालामुखी के अंदर रह सकता है, साथ ही साथ ये समुद्र के अंदर, नमक में, हवा में भी जीवित रह सकता है। ये लगभग अमर जीव है कहलाता है। आइए आगे चलते हैं। ये है 7 सिस्टम क्लासिफिकेशन। 7 सिस्टम क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे कि जितने भी जीव हैं वो सभी डिवाइडेड हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज इस ऑर्डर में सबसे नीचे पे आता है, और स्पीशीज़ का जो स्पेसिफिसिटी होता है, इसका मतलब होता है कि इनका जो एक जैसा व्यवहार, एक जैसा बायोलॉजिकल नेचर और एक जैसा दिखने में और व्यवहार, सब चीज़ एक जैसा होता है। वहीं किंगडम कहलाता है वो, जैसे कि हम कह दिए कि प्लांट्स है, तो प्लांट्स में समुद्र के अंदर रहने वाले पेड़ पौधे जितने भी हैं सारे प्लांट्स आ गए, उसमें से कोई सब डिवीज़न नहीं आया। अब जैसे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग किंगडम से फाइलम, फाइलम से डिवीज़न से ऑर्डर, ऐसे जाते जाते हैं तो स्पेसिफिसिटी बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर स्पीशीज़ कहा जाए तो मान लीजिए हम लोग कहें शेर, तो शेर जब हम लोग कहते हैं तो शेर का मतलब सिर्फ शेर ही हुआ, चीता नहीं, जो कि उसी का प्रजाति का है। लेकिन जब हम शेर कह रहे हैं, शेर का स्पीशीज़ यानी कि सिर्फ और सिर्फ शेर ही आएगा, उसमें चीता या बिल्ली नहीं आएगा। उसके जीन्स का जब बात करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये बिल्ली भी शेर की प्रजाति से है, दोनों का जेनेटिक ऑर्डर एक ही है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक जैसा ऑर्डर है। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे इनका नंबर्स डिक्रीज होता है, यानी कि घटता चला जाता है। क्योंकि अगर एक बार हम लोग कह दिए कि फैमिली बताओ किसी का, तो उसमें बिल्ली, शेर, चीता सब आ गया। लेकिन जब हम लोग स्पीशीज़ कहते हैं
तो स्पीशीज़ का मतलब होता है सिर्फ वो जानवर जिसके बारे में हम कर रहे हैं। अगर हम बिल्ली कर रहे हैं तो मतलब बिल्ली ही, शेर नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में, तो इनका स्पेसिफिसिटी जो है, यानी कि इनका जो विशेष गुण होता है वो घटता चला जाता है नीचे से ऊपर, और इनका पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बढ़ता चला जाता है, वहीं इनका पॉपुलेशन घटता चला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। टेक्सोनोमिक एड्स, टेक्सोनोमिक एड्स क्या होता है कि जब साइंटिस्ट अलग अलग स्पेसिमेंट्स यानी कि अलग अलग वैरायटी को, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स, एक जगह कलेक्ट करते हैं ताकि उनका स्टडी कर पाएँ, ताकि उनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो और रेफरेंस के रूप में उसका इस्तेमाल किया जा सके, तब उसे टेक्सोनोमिक एड्स कहते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं आगे मोनोग्राफ। मोनोग्राफ असल में और कुछ नहीं बल्कि एक किताब होती है जिसमें कि सारे स्पेसिमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, उनके बारे में लिखा रहता है। अब आगे जानते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम में जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड के रूप में रखा जाता है। ऐसा इसलिए ताकि उनका अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो सके, ज़्यादा अच्छा रेफरेंस लिया जा सके और उन्हें बचाया भी जा सके। आइए दोस्तों आगे देखते हैं बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स में स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं। हर प्लांट्स नहीं होता बोटैनिकल गार्डन में, बल्कि स्पेशलाइज्ड जो कि बहुत ही रेयर है, जो कि आसपास नहीं मिलते, बस उन्हें रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा जो बोटैनिकल गार्डन है वो बोटैनिकल गार्डन कीव में स्थित है, जो कि इंग्लैंड में है। भारत में इंडियन बोटैनिकल गार्डन है जो कि लखनऊ में है, यूपी में। म्यूजियम्स के बारे में, म्यूजियम्स कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स को कहते हैं। प्रिजर्व प्लांट्स ऐसे जो कि खत्म होने के कगार पे हैं, और एनिमल्स भी वहाँ पर रखे जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े जानवर जैसे कि डायनासोरस का ढांचा बना हुआ है, वो म्यूजियम्स में ही होते हैं ताकि उनके बारे में पढ़ा जा सके। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम इंडियन म्यूज़ियम ऑफ कोलकाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स को साधारण शब्दों में समझें तो ये जू, जिसे आप चिड़ियाघर कहते हैं, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है ताकि हम उनके हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में और कहाँ रहना पसंद करते हैं उनके बारे में समझ सके। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात यह है कि यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नॉलेज एंड मोटिवेशन चैनल, आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे।